हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एप्लीकेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे जो जनवरी का पेपर है 2021 का, उसका सेकंड क्वेश्चन। ओके, इससे पहले हमने शॉर्ट क्वेश्चन समझ लिए थे। और देखो, जब भी आप कोई टॉपिक करते हो उसको लॉजिकली वे से समझो। ओके, ऐसा नहीं है कि कोई एग्जैक्टली एंट्री या तो कोई एग्जैक्टली कोई क्वेश्चन है एग्ज़ाम में सेम पूछ लेंगे। ओके, कई बार एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछते हैं वो थोड़ा बहुत बदल मतलब चेंज करके, कुछ सिचुएशन चेंज करके पूछते हैं। तो अगर आप कोई एक टॉपिक को मल्टीपल वे से समझोगे, अलग अलग वे से समझोगे, तो ज़्यादा बेटर रहता है एग्ज़ाम में। अब देखो, यहाँ पर एक क्वेश्चन है आपके पास रेशियो एनालिसिस का, जिसमें हम सीधा एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे चलते हैं। ठीक है, बैलेंस शीट तो बाद में देख ही लेंगे। आपके पास यहाँ पर टोटल सेल्स है, जिसमें क्रेडिट सेल्स जो है वो 3 टाइम्स है कैश सेल का। ठीक है, ऑपरेटिंग रेशियो भी है और ऑफिस एंड सेल्स एक्सपेंसेस एंड सेल्स रेशियो जो भी है 10% है। और आपको बोला गया है कि स्टॉक जो है वो 31/3/2020 के दिन का 4 लाख रुपए ज़्यादा है किससे, देन ओपनिंग स्टॉक से। ठीक है, रेट ऑफ इनकम टैक्स 40% और वर्किंग डेज आपको इतना गिनना है। सबसे पहला टॉपिक बोला है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, जो कि सबसे ईजी है। ठीक है, इससे ईजी तो क्या हो सकता है। आपको यहाँ पर सिंपल एक काम करना है, पहले एक स्टेटमेंट बना लो जिसमें आपको टोटल सेल्स के बारे में पता हो। टोटल सेल्स कितना है, बोला कि सर 80 लाख रुपए। ठीक है, और 80 लाख का सेल्स हो गया, तो टोटल सेल्स हो गया 80 लाख रुपए। और आपको पता है इसमें से आप क्या माइनस करोगे, कॉस्ट, और कॉस्ट माइनस करोगे तो ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा। उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस करोगे तो आपको मिलता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। ठीक है, उसमें से आप इंटरेस्ट लेस कर दोगे, और जो भी इंटरेस्ट है वो लेस करोगे तो आपको मिलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, और फिर इधर से आप टैक्स लेस कर दो तो आपको मिलता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अच्छा, ये बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बोलते, ठीक है, इसे बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। और इसको मैं थोड़ा सा बाहर लिख देता हूं ताकि अच्छे से लिख पाऊं। चलो, ये आ गया 80 लैक्स का सेल्स। अभी मेरे को आगे बताओ क्या आंसर आना चाहिए आगे सारे, बोलिए। सबसे पहले तो आपके पास यहाँ पर कॉस्ट है नहीं है, यहाँ पर ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, देखो यहाँ पर है, ये रहा। देखो टोटल सेल्स जो है ना, टोटल सेल्स वो 80 लाख रुपीज है। और ऑफिस एंड सेल्स एक्सपेंस एंड सेल्स रेशियो, मतलब ऑफिस एंड सेल्स एक्सपेंस का जो रेशियो है वो 10%। इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो ऑफिस एंड सेल्स एक्सपेंसेस जो है, जिसको एक तरीके से हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बोलते हैं, वो आपका 10% है। और किसका 10% होगा पता है, बोला है देखो टू एंड सेल्स मतलब ये सेल्स का 10% होगा। और सेल्स कितना है, 80 लाख रुपए। और 80 लाख रुपए का 10% होता है तो 8 लाख होता है। और ये आपका काम यहाँ पर कर देगा ऑपरेटिंग एक्सपेंस। बेटा मिल गया मेरे को 8 लाख रुपए। अभी मेरे को यहाँ पर ऑपरेटिंग रेशियो दे रखा है, ऑपरेटिंग रेशियो कैसे निकलेगा, बोला कि ऑपरेटिंग रेशियो निकालना हो तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ऑपरेटिंग एक्सपेंस को ऐड करते हैं और फिर डिवाइड करते हैं सेल्स से, और इनटू 100 कर देना होता। जबकि ये ऑपरेटिंग रेशियो दे रखा है क्वेश्चन में 70%। देखो कितना अच्छी बात है, 70% दे देते, बोला ये 70% है। और COGS नहीं है अपने को। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस अभी तो निकाला 8 लाख रुपए,
सेल्स कितना है 80 लाख रुपए इनटू 100, क्या हो जाएगा, ये 80 सामने चला जाए तो 70 इंटू 80 लैक्स, और सामने से 100 डिवाइड में आ जाए तो COGS प्लस 8 लैक्स रुपीस। बताओ मेरे को 80 लैक्स का 70 डिवाइड बाय 100, 56 लैक्स रुपीस। और 56 लैक्स में से सामने से अगर वो 8 लाख रुपए इस साइड लेके आ जाए ना, तो COGS का आंसर मेरे पास आ जाएगा। बोलो कितना आ गया, बोला कि सर 48 लैक्स रुपीस का COGS हो गया। COGS itself a cost, ओके, तो COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया, मतलब 4 लैक्स 8 नहीं सॉरी 48 लैक्स, और 80 लैक्स में से 48 लैक्स लेस करूँ ना तो 32 लैक्स हो जाएगा, और 32 लैक्स में से 8 लैक्स लेस करूँ 24 लैक्स हो जाएगा, और 24 लैक्स में से मेरे को लेस करना है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, अरे सॉरी इंटरेस्ट ऑन लोन। देखो ये 10 लाख का क्या है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है, और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में 12% डिबेंचर है और 10% क्या है पब्लिक डिपॉजिट, और इन दोनों पे जो परसेंटेज करेंगे, जैसे 10 लाख के ऊपर 12% और 9 लाख के ऊपर 10%, दोनों का टोटल 2,10,000 हो जाता है। ठीक है, 2,10,000, तो ये आ जाएगा 2,10,000। कैसे आया उसकी भी कैलकुलेशन यहाँ पर दिखा देता हूँ। जैसे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितना आ गया, बोला कि सर 10 लाख का डिबेंचर था, ओके, तो उसका 12% मैंने किया था तो 1,20,000 आ गया था, ओके, और इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डिपॉजिट जो कि था 9 लाख रुपए की, और उसके ऊपर कितना परसेंट था 10%, तो ये कितना आ गया 90 था, कितना हो गया 2,10,000, तो ये आ गया माइनस, मतलब 24 लैक्स माइनस 2,10,000, दैट मीन्स के 21,90,000 आपका आंसर हो गया। टैक्स रेट था आपका 40%, 40% कर दो, इसका 40% करो, 8,76,000 माइनस करो तो 13,14,000 हो गया। अब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, अभी अपना क्वेश्चन स्टार्ट होता है। पहला टॉपिक क्या था, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100, और ग्रॉस प्रॉफिट आपने ढूंढ लिया, सेल्स आपको दे रखा था, बस आपको करना है ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट 32 लैक्स, सेल्स 80 लैक्स इंटू 100, कितना आ गया, बोला 40%। चलो बहुत अच्छी बात, ठीक है, एकदम इजी। देखो थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ेगी तभी जाके कुछ रेशियो निकलेंगे, ऐसा नहीं होगा कि सीधा आपने क्वेश्चन स्टार्ट किया और रेशियो निकलने स्टार्ट हो जाएंगे आपके। ठीक है, जैसे यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन करने के बाद ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आया। तो देखो अभी नेक्स्ट क्या ढूंढना है आपको, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर फंड। देखो वर्ड है इक्विटी शेयर होल्डर फंड, ठीक है। चलिए तो देखो कैसे सॉल्व करना है। देखो यहां पर लिखेंगे सेकेंड टॉपिक और लिखना है रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर फंड, और उसका फॉर्मूला होगा नेट प्रॉफिट। ओके, नेट प्रॉफिट कौन सा, बोला कि आफ्टर टैक्स, उसमें से प्रेफरेंस पर जो भी डिविडेंड दे रहे वो डिविडेंड क्या हो जाएगा माइनस, डिवाइड बाय इक्विटी
शेयर होल्डर फंड, और मुझे इक्विटी शेयर होल्डर फंड ढूंढना पड़ेगा। ओके, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑलरेडी हमने फाइंड किया हुआ है, तो मुझे फाइंड करना पड़ेगा इक्विटी शेयर होल्डर फंड। चलिए, तो देखो इक्विटी शेयर होल्डर फंड पहले ढूंढ लेते हैं, ठीक है। साथ साथ में हम देखो प्रेफरेंस डिविडेंड भी पता चल जाएगा। देखो ये इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस डिविडेंड 10 लाख के ऊपर 15% देना है, मतलब कितना आ जाएगा मेरे को बताओ जरा। 10 लाख के ऊपर 15% मतलब 1,50,000, तो क्या आ जाता है आपका प्रेफरेंस डिविडेंड। फिर जनरल रिजर्व, प्रॉफिट लॉस, वर्कमैन कंपेंसेशन फंड, और ये सब कुछ मिला के आपका बनेगा शेयर होल्डर फंड। कौन सा? इक्विटी शेयर होल्डर फंड। और ध्यान रखना आपको यहाँ पर एक और चीज भी देखनी है कि फिक्टिटियस एसेट अगर कोई है, देखो यहाँ पर फिक्टिटियस एसेट है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस करके, ठीक है। और ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो है वो 2 लाख रुपए, ठीक है। गलती से यहाँ पर एक जीरो ज्यादा है, ठीक है, तो उसको करेक्शन कर लेना। पेपर देखोगे तो पेपर में मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन पेपर मैंने अपलोड किया है, क्वेश्चन पेपर भी देख लेना एक बार, और क्वेश्चन पेपर में ये सब मिल जाएगा। चलिए, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इक्विटी शेयर होल्डर फंड। अब देखो इक्विटी शेयर होल्डर फंड में क्या आंसर आना चाहिए? पहले तो इक्विटी शेयर आनी चाहिए। कितने इक्विटी शेयर है? बोले कि सर 50 लाख रुपीस। फिर आपके पास जनरल रिजर्व, ओके, कितना था? बोला कि 5 लाख रुपीस। फिर आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बोला 8 लाख रुपीस। और वर्कर एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड, ठीक है, वर्कर कंपेंसेशन फंड था जो कि 1 लाख रुपए था, और 2 लाख रुपए का आपको लेस करना है प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। ओके, और देखो वो माइनस करने के बाद आपको मिलेगा 62 लैक्स। और यहां पर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये रहा, देखो 13,14,000, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर 13,14,000। प्रेफरेंस डिविडेंड हमने कैलकुलेट किया था 15%, 10 लाख के प्रेफरेंस शेयर पे, और ये आपका 62 लैक्स का जो अभी आंसर आया वो, इसको मल्टीपल कर लेंगे 100 से। ओके, तो देखो 13,14,000 माइनस 1,50,000 डिवाइड बाय 62 लैक्स इंटू 100, मतलब 18.77% आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कंप्लीट। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन फिनिश। ओके, यहां तक नॉर्मल सी दो चीज पूछिए, बोला करंट रेशियो एंड डेटर्स रेशियो। ओके, तो करंट रेशियो ढूंढ लेते हैं पहले, करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। ओके, चलो तीसरा पॉइंट, करंट रेशियो, करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। और फिर चौथा पॉइंट था डेटर्स रेशियो। क्या होता है? डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल डिवाइड बाय क्रेडिट सेल्स इनटू नंबर ऑफ डेज। हो गया। चलिए देखो, मैंने दोनों फॉर्मूला लिख दिया। पहले करंट एसेट और करंट लायबिलिटी ढूंढ लेते। देखो करंट एसेट ढूंढना बहुत सिंपल है, यहां पर आपके पास ऑलरेडी करंट एसेट दे रखी, और ये सभी करंट एसेट का टोटल देखो यहां पर दे रखा है 20 लाख।
मतलब इससे इजी आपको क्या देंगे बोलो एग्जाम में, मतलब बता ही दिया है, ये रही करंट एसेट यार, कितना इजी है। 20 लाख रुपए की करंट एसेट दे रखी है, और करंट लायबिलिटीज भी देखो इन्होंने यहाँ पर दे रखी है। कहाँ गया करंट लायबिलिटी, देखो ये रहा करंट लायबिलिटी, और करंट लायबिलिटी देखो इन दोनों का टोटल बाहर दे रखा है उन्होंने, और इन दोनों का टोटल भी बाहर दे रखा है उन्होंने, मतलब 4 लाख और 4 लाख मिला दिया 8 लाख। 20 लाख की करंट एसेट हो गई और 8 लाख की करंट लायबिलिटी हो गई। ठीक है, तो सिंपल सा काम था, बस डिवाइड करो 20 लाख और 8 लाख। और एग्ज़ाम में आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जब एग्ज़ाम में 20 लाख और 8 लाख लिखते हो तो वो उसकी कैलकुलेशन भी शो करो कि आपने वो 20 लाख में क्या क्या लिया है। ठीक है, मतलब करंट एसेट में क्या क्या कंसीडर किया, भले उन्होंने बैलेंस शीट में टोटल करके दे रखा है, फिर भी आप उसकी एक्स्ट्रा कैलकुलेशन लिख दो थोड़ा। ठीक है, चलिए डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल मेरे को यहाँ पर दे रखा होगा, डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल ये रहा, देखो डेटर्स अपने पास है 190, बिल रिसीवेबल है 30,000, 190 एंड 30,000। ठीक है, मतलब 1,90,000 एंड प्लस 30,000 डिवाइड बाय क्रेडिट सेल्स। कैसे पता चले कितना क्रेडिट सेल्स है, तो पहला एडजस्टमेंट अगर ध्यान से पढ़ो तो ब्रैकेट में कुछ लिखा है, बोला कि क्रेडिट सेल्स जो है वो 3 टाइम्स है, किसका 3 टाइम्स ऑफ कैश सेल, मतलब कैश सेल से क्रेडिट सेल जो है ना वो 3 गुना है। ठीक है, ये बात समझते हो, मतलब यहां पर ये तो समझ सकते हैं। देखो यहां पर ध्यान दें, जो आपकी क्रेडिट सेल्स है ना और जो कैश सेल, इन दोनों के बीच में क्या रेशियो होगा, अगर कैश सेल अगर 1 होगा ना तो क्रेडिट सेल्स उसका 3 गुना होगा, तो मतलब 3:2 लिख सकते हैं, 3:1। ठीक है, तो अपने पास जो टोटल सेल्स था ना वो 80 लाख था, तो मेरे को उसमें से क्रेडिट सेल्स के बारे में पता लगाना है। तो 80 लाख का सेल्स, उसमें 3 डिवाइड बाई मैं 4 कर दूँ। ठीक है, 3:1 है ना, तो ये 3:1 है, तो 3 डिवाइड बाई 4 हुआ कि नहीं हुआ, 80 लाख का 3 डिवाइड बाई 4 कर दूँ तो मेरे को मिल जाएगा 60 लाख रुपीज़, और 60 लाख रुपीज़ जो है वो हमारा हो गया क्रेडिट सेल्स। 360 डेज आपको दे रखे, 90 30 प्लस करें 60 लैक्स और 360 मल्टीपल, बोलो कितना आ रहा है, एक सेकेंड, 190 प्लस 30 इंटू 360 डिवाइड बाई 60 लैक्स, कितना आ रहा है, आंसर आ रहा है 13.2 डेज। हो गया, खत्म कहानी, कुछ भी नहीं करना है। देखो इससे हार्ड क्वेश्चन हमने ड्यूरिंग द कोर्स कंप्लीट किया है। ठीक है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में तो, और ये स्टॉक टर्नओवर रेट है और नेट प्रॉफिट रेट वो भी निकालना है। तो चलो स्टॉक टर्नओवर रेट में आपको क्या क्या चाहिए, देखो यहां पर पहले इसकी कैलकुलेशन तो लिख लें। ओके, देखो देखो यहां पर इसकी कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला थी और कौन से नंबर की फॉर्मूला थी, देखो अपने नंबर्स था 4 6 आए थे। ओके 6 नंबर क्या थी, 6 नंबर तो बोला कि स्टॉक टर्न ओवर रेशियो क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक, और दूसरी फॉर्मूला थी 7 नंबर में नेट प्रॉफिट रेशियो, और उसमें होता है नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100।
अब देखो मेरे को है ना क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट याद ही है, 13,14,000 हुआ था, है ना। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेना है, ओके। और फिर डिवाइड जब करोगे तो 80 lakhs का सेल्स था, वो भी मेरे को पता था क्वेश्चन, तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरे बिजनेस में मैंने कितना % प्रॉफिट कमाया। चलो तो ये डिवाइड करके इंटू 100 मतलब 16.425%। और COGS देखो, COGS हमने निकाल लिया था, 48 lakhs आया था क्वेश्चन में। और एवरेज स्टॉक निकालने के लिए आपके पास यहाँ पर एक बहुत अच्छी डिटेल्स दे रखी है उन्होंने। यहाँ पर स्टॉक था, देखो ये रहा, कितना स्टॉक था 6,50,000। और ये जो स्टॉक है ना वो कौन सी तारीख का है, देखो उसकी बैलेंस शीट का तारीख देखो, ये तारीख देखो क्या तारीख है, 31/3/2020। और आपके पास ये जो स्टॉक है कितना 6,50,000, वो क्लोजिंग स्टॉक है। समझे बात को, ओके। अब आगे बढ़ो, बोलो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, 31/3/2020 का जो स्टॉक है मतलब क्लोजिंग स्टॉक जो आपके पास है 6,50,000, ठीक है। अभी हमने देखा ना ऊपर 6,50,000 अपने पास क्या है, क्लोजिंग स्टॉक। उसके बारे में क्या बोला गया, देखो उसके बारे में बोला गया 4 lakhs मोर देन ओपनिंग स्टॉक। मतलब देखो ये जो 6,50,000 का स्टॉक है वो अपने ओपनिंग स्टॉक से 4 लाख ज़्यादा है। मतलब ओपनिंग स्टॉक जो भी होगा उसमें 4 लाख ज़्यादा कर दो तो आपको ये क्लोजिंग स्टॉक मिल जाएगा। समझे बात को, देखो मैं बताता हूँ कैलकुलेशन करके। देखो आपके पास जो क्लोजिंग स्टॉक है 6,50,000 रुपये, वो आपका जो ओपनिंग स्टॉक है उससे 4 लाख ज़्यादा है। तो ओपनिंग स्टॉक से अगर ये 4 लाख रुपए ज़्यादा है तो ओपनिंग स्टॉक कितना होगा बेटा, 4 लाख सामने जाए तो 650 में से 4 लाख माइनस कर लो तो 2,50,000 आ गया कि नहीं आ गया, बोलो। और फिर आपको एवरेज स्टॉक करने से कोई नहीं रोक सकता, बिकॉज आपके पास ओपनिंग स्टॉक भी आ गया और आपके पास क्लोजिंग स्टॉक भी आ गया, और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 2। ओपनिंग स्टॉक कितना है 2,50,000 और क्लोजिंग स्टॉक कितना है 6,50,000 डिवाइड बाय 2 मतलब 250, 650 डिवाइड बाई 2 मतलब आ जाएगा 4,50,000। और 4,50,000 का यहाँ पर डिवाइडेड करेंगे तो आंसर हो जाएगा 10.67 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 10.67, और ये टाइम्स में लिखना है। देखो ये पीछे के जो टाइम्स है रेश/1 लिखना है, ठीक है, ये सब लिखना पड़ेगा। अगर वो नहीं लिखा तो भी मार्क्स कटेंगे पूरे, ठीक है। तो ये सब भी ध्यान देना। अच्छा यहाँ पर जब स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकाला, फिर नेट प्रॉफिट रेशियो निकाला, अब है डेब्ट इक्विटी रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट। अच्छा लॉन्ग टर्म डेब्ट के बेसिस पे ही निकालना। अच्छा यहाँ पर जो नंबर है ना वो ये 5 नंबर्स हैं, ये 6 नंबर है, और अभी हम 7 नंबर करेंगे जिसमें डेब्ट इक्विटी रेशियो करेंगे। क्या फॉर्मूला होती है, देखो लॉन्ग टर्म बेसिस पे निकालना है, मतलब यहां पर लिखोगे लॉन्ग टर्म डेब्ट, ठीक है, और डिवाइड में होता है ओनर्स फंड, और ओनर्स फंड इक्वल टू शेयर होल्डर्स फंड।
ओके तो मतलब देखो लॉन्ग टर्म डेब्ट आपके पास दो ही थे लगभग, तो ठीक है ये हमने निकाले थे। देखो लॉन्ग टर्म डेब्ट मतलब लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज आपके पास ये दो ही है, मिला के 19 लाख। ओके मिला के 19 लाख हो रहा है। तो चलिए यहां पर लिख देते हैं ये मिला के 19 लैक्स हो रही है। और जो ओनर्स फंड हो रहा था ना, वो ओनर्स फंड आपको यहां पर निकाल चुके थे, देखो कहां गया, ये रहा ओनर्स फंड 72 लैक्स। जो शेयर होल्डर फंड आपने निकाला था ना, वही आपका ओनर्स फंड हो जाएगा 72 लैक्स, 72 लैक्स। अब देखो यहां पर दो चीज है कि आप या तो इनटू 100 करके परसेंटेज में आंसर दिखा सकते हो, ठीक है, जैसे मैंने देखो 19 लैक्स डिवाइड बाय 72 लैक्स इंटू 100 करके दिखा दिया, 26.39%। ओके या तो फिर आप उसको रेशियो में दिखा दो। ओके अगर आपको यहां पर जिस तरीके से दिखाना है उस तरीके से दिखा सकते हो, लेकिन देखो नॉर्मली मैंने यहां पर ये ऑब्जर्व किया है कि अगर आपका जो रेशियो है, ठीक है, अगर आपका डेब्ट इक्विटी रेशियो है, अगर वो इंटू 100 करने से 100 से कम आता है, जैसे कि मैं क्या बोल रहा हूँ बात समझ में आ रही, अगर मैं यहाँ पर 19 लैक्स को अगर 72 लैक्स से डिवाइड करता हूँ, 19 लैक्स डिवाइड बाई 72 लैक्स, तो मेरा आंसर आ जाएगा 0.26, ठीक है। और फिर इसको रेस टू 1 भी दिखा सकते हैं, ठीक है, मतलब 19 लैक्स डिवाइड बाई 72 लैक्स, ओके, अगर इंटू 100 नहीं करोगे तो ऐसे भी चलेगा। लेकिन मैंने नॉर्मली ये देखा है कि इसमें ना 100% कर मतलब 100 मल्टीपल करके दिखाते हैं, लेकिन कभी कभी बार ऐसे भी दिखाएंगे, दोनों वैलिड है। लेकिन आपको मैं यही सजेशन दूंगा कि एग्जाम में मल्टीपल 100 करके आ जाओ, ओके, एंड एग्जाम में मल्टीपल 100 कर लो, ओके, समझे बात को। चलिए तो ये आपका हो गया खत्म। ओके मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।